हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। तो जैसा आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी रणवीर अलाहाबादिया केस पे, जो कि हुआ जब उन्होंने कुछ ऐसे ऑब्सीन और वल्गर स्टेटमेंट पास किए थे इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी में। और अभी रिसेंट जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें यह बोला है कि जो रणवीर अलाहाबादिया का क्वालिटी ऑफ ह्यूमर है ये कोई टैलेंट नहीं है। मतलब या अगर आप कोई फिल्दी लैंग्वेज यूज करते हो तो दैट इज नॉट ए टैलेंट। आपको यह चीज पता होनी चाहिए। ह्यूमर वो होता है जब आप फैमिली के साथ में एंजॉय कर सके और कोई भी एम्बेरस ना हो। और ऐसा काफी कॉमेडियंस करते भी हैं जो फैमिली के साथ में कॉमेडियन शो देखते हैं और वहां पे आपको किसी को एम्बेरस फील होने की जरूरत भी नहीं है। बट मुद्दा यह है कि हम क्या इस लेक्चर से सीखेंगे? क्या मैं भी इसे सिर्फ एक कंट्रोवर्सी बना दूं या फिर आपके लिए कुछ है? क्योंकि काफी ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, साथ साथ में मास्टर्स हैं, साथ साथ में अभी कोई यूपीएससी में इंटरव्यू देना जा रहा है, तो उसके लिए क्या एक सजेशन होना चाहिए, हम क्या सीख सकते हैं इससे? तो ये कंट्रोवर्सी आपको पता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट जो है वो एक कॉमेडियन शो है जिसमें कि जो कि ब्रेन चाइल्ड है समय रैना साहब का। अब इन्होंने ये शो बनाया और उसमें काफी अतरंगी जो गेस्ट हैं वो आते थे और इनका मकसद ये नहीं था कि दे आर लुकिंग फॉर अ टैलेंट। और वहां पे एक पॉइंट सिस्टम होता था कि जिसके भी पॉइंट सिस्टम मतलब कि इंडिविजुअल जो भी आता था वो अपना एक कार्ड के ऊपर अपने पॉइंट्स लिखता था और फिर जो जज के पॉइंट्स होते थे उसका एवरेज निकाल के देखा जाता था कि क्या पॉइंट सिस्टम मैच कर रहे हैं, और पॉइंट सिस्टम मैच करते थे वो विनर हो जाता था। लेकिन हो ये रहा था कि इस चैनल पे बार बार कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। फॉर एग्जांपल जैसे रणवीर अलाहाबादिया वाला सीज, जो जिस तरीके से उन्होंने पेरेंटल इंटीमेसी पे बात करी, राइट। फिर उसके बाद में आपकी राखी सावंत वाला केस, जो महीप सिंह कॉमेडियन है उनके साथ में इनका झगड़ा हो जाता है और फिर ये चेयर फेंक देती हैं। फिर डेरोगेटरी रिमार्क्स पास होते हैं अगेंस्ट डिसेबल्ड। फिर कॉस्ट्यूम कटिंग एक्ट। तो ये काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे। धीरे धीरे चीजें एक लॉन्ग टर्म फैक्टर बनता जा रहा था और रणवीर अलाहाबादिया एक इमीडिएट ट्रिगर बने। उसके बाद में ये कंट्रोवर्सी अप्रोर हो गई और आपको सोशल मीडिया पे बहुत बैकलैशेस देखने को मिले। अब बात यह है कि उसके बाद में इन्होंने अपोलॉजी भी दी, इन्होंने माफी भी मांगी और जिस तरीके से इनके ऊपर एफआईआर भी चालू लगाई गई, महाराष्ट्र सरकार ने लगाई, असम सरकार ने लगाई और फिर उसके बाद में इनकी प्लिया फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसको लड़ रहे थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनकी तरफ से लड़ रहे थे, वो हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब के बेटे। अब एक बार देखिएगा उन्होंने क्या अपोलॉजी दी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here. अब इन्होंने बोला कि मेरे पास में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो मैंने ये चीज़ कही है, मैं सॉरी मांगता हूँ, मेरे जजमेंट में लैप्स हुआ, मेरे से गलती हो गई, मेरे पास में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और फिर उसके बाद में इनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर्स लग जाती हैं जिससे इनको कहा जाता है कि इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए और इनके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच है जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की, वो बैठाई जाती है और वो इस केस को सुनती हैं रणवीर अलाहाबादिया को कि मल्टीपल एफआईआर जो हुई हैं। तो उसके बाद में साथ साथ में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी उस टाइम पे इनको समन करता है, समय और रणवीर को, बट ये जो समन है ये मिस कर देते हैं और वो जो हियरिंग्स होनी होती हैं वो होती नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अभी ये कहा है कि जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमर है वो फिल्दी है और वो टैलेंट नहीं है, वो फैमिली के लायक नहीं है, फैमिली एंजॉय नहीं कर सकती साथ बैठ के, ये एम्बेरसिंग है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंटेंट क्रिएशन में एक बहुत ही फाइन लाइन होती है और जो भी प्लेटफॉर्म है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो एक फाइन लाइन डिसाइड करे ह्यूमर और वल्गैरिटी में, ह्यूमर और ऑब्सेनिटी में। ये उसी प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। और ऐसा ही महाराष्ट्र के जो सीएम थे उन्होंने ये कहा था कि आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके ऊपर एनक्रोच करो। और उसी के बाद में महाराष्ट्र और असम जो है वो इनके ऊपर एफआईआर लगा देती हैं, इनके अरेस्ट वारंट इशू हो जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एनजीओ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका मेंशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसको पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके बनाया, और एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जो कि हमारा एग्जीक्यूटिव बनाता है अगर वो रिटन ऑर्डर या नोटिफिकेशन पास करके कोई बॉडी बनाता है। और एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन प्रॉफिट बॉडीज होती हैं।
फिर उसके बाद में जब इनकी प्लिया हुई 17 तारीख को, उसमें 18 तारीख को निकल के आता है कि इंडिया के टॉप कोर्ट ने यह कहा कि आपका जो पॉडकास्ट है वो एक बार के लिए आप इसको रोक दीजिए, आपके कोई भी शोज नहीं होंगे। और इनको थोड़ी सी इंटरिम रिलीफ भी दी गई, बोला गया कि अब आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। बट इन्हें साफ साफ ये कहा कि आपके पेरेंट्स शर्मिंदा होंगे, दे विल बी अशेम्ड बिकॉज यू हैव ए वेरी डर्टी माइंड, यू आर अ परवर्ट। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया पे कमेंट पास किए। अब आगे क्या उन्होंने गाइडलाइंस दी है, क्या की टेकअवेज है और हमें क्या सोचना चाहिए, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 60% ऑफ हमारे कोर्सेज में। जैसे वो आगाज हो, प्रारंभ हो, आरंभ हो, इग्नाइट हो, किसी भी आप एक कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस फ्री मिलता है। आगाज में मैं साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की एनसीईआरटीज को कवर करा चुका हूं। 9 मार्च से मेरा ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें मैं इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी कवर कराता हुआ नजर आऊंगा। मेरा कोड है YUVI50 जिसमें कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और अगर आप सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है कि आप वीक हैं, आपको लगता है आप GS1 में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो मधुकर सर ने एक पर्सनलाइज्ड कोर्स डिजाइन किया है जिसको आप 2999 में अवेल कर सकते हैं। अब एट द एंड मैं भी बताऊंगा, जैसा मैंने आपको एक तो बताया कि प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो फाइन लाइन लेके आए ह्यूमर और ऑब्ससेनिटी, ह्यूमर और वल्गैरिटी में। बाकी मैं एक एंड में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्या सीखेंगे। वैसे इन गाइडलाइन से भी आप सीख जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आपको एक अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ेगी जिसमें आपको यह कहना पड़ेगा कि आपका जो पॉडकास्ट होगा वो सारी एज के लिए अवेलेबल होगा। आप अब्रॉड अभी ट्रेवल नहीं कर सकते हो और यह परमिशन तब दी जाएगी जब आप प्रोब को यानी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करते हो। और रणवीर अलाहाबादिया को साफ साफ रोक दिया गया है कि आप इंडियाज गॉट लेटेंट की जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में आप अपने शो पे बात नहीं करोगे। और जो कोर्ट के सीनियर थे जो लड़ रहे थे, एडवोकेट मतलब कोर्ट के सीनियर ने अभिनव चंद्रचूड़ जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलाहाबादिया साहब को, उनको कहा कि फंडामेंटल राइट्स कोई प्लेटर नहीं है, आपको सर्व नहीं किए गए थे आपकी प्लेट पे, जो ये आते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ में कि आपको जितना मन करे उतना मन कर दिया। अब आपको समझना पड़ेगा आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, जो कि सिटीजन्स को यह गारंटी देता है कि आप अपने ओपिनियंस, आप अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सको। बट स्टेट उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है, चाहे से आप सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात कर लीजिए, चाहे से आप सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट की बात कर लीजिए, चाहे से आप पब्लिक आप डिसेंसी की बात कर लीजिए, मोरालिटी की बात कर लीजिए, पब्लिक ऑर्डर की बात कर लीजिए। ये सारे प्रोविजंस हैं। अगर ऐसी चीजें होती हैं जो इन चीजों को अफेक्ट करेंगी तो आपके ऊपर क्या नाम है रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। और यंगस्टर्स को ये लगता है कि हम आउटडेटेड हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि ऐसी किसी सिचुएशन के साथ में डील करना चाहिए। हमारे कोर्ट को आप लाइटली मत लीजिए, ये साफ साफ कहते हैं। और उन्होंने कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा कि जो वन ऑफ द अक्यूज्ड हैं, ही हैज स्पोकन अबाउट द केस इन कनाडा एज वेल। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप जब अपना पॉडकास्ट चालू करेंगे, हाँ उन्हें परमिशन दे दी गई है कि आप पॉडकास्ट चालू कर सकते हैं, तो आप प्लीज डिसेंसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करेंगे, अंडरटेकिंग देंगे। और फिर उसके बाद में कुछ की टेकअवेज निकल के आते हैं। पहले कंडीशन ये करी कि आप अपना पॉडकास्ट रिज्यूम कर सकते हैं, बट आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, सारी एज के लिए एलिजिबल होना चाहिए और आप पब्लिक मॉरलिटी और डिसेंसी को मेंटेन करके रखेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि आपका पॉडकास्ट अगर चालू नहीं होता है तो 280 लोग जो उस पर डिपेंड करते हैं उनके लाइवलीहुड पे भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा जाएगा, इसलिए हम इसको रिज्यूम करने की बोलते हैं। दूसरा लीगल प्रोटेक्शन, उनको इंटरिम रिलीफ भी दी जाती है कि जो भी मल्टीपल FIRs हैं जिसके तहत उनको अरेस्ट किया जा सकता है, अब उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं कि इस केस की हिंट देते हुए, मतलब कोर्ट हिंट देता है कि इस केस का जो स्कोप है उसको एक्सपेंड कीजिए और जो भी कंटेंट मार्केट में जा रहा है उसको रेगुलेट करने की बहुत बहुत जरूरत है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी और के फ्री स्पीच राइट्स को आप इन्फ्रिंज कर दें, यानी कि ब्लॉक कर दें। फिर उसके बाद में बेंच ये भी डायरेक्ट करती है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कि आपको कुछ ऐसे मेजर्स प्रोवाइड करने चाहिए जिससे कि फ्री स्पीच भी रहे विद इन द बाउंड्री ऑफ आर्टिकल 19(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी रीजनेबल स्टेट रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उसके तहत हम फ्री स्पीच मेंटेन करके रखें। फिर बोला गया कि ऐसा कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आता है जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, जिसपे जो डिजिटल कंटेंट जा रहा है उसके ऊपर रेगुलेट करने के लिए, तो उसको पहले पब्लिक किया जाए, उस पर पहले फीडबैक लिया जाए। और फीडबैक लिया जाए कब? जब तक लेजिस्लेटिव और जुडिशियल एक्शन उस पर नहीं लिया जाता, उससे पहले इसको पब्लिक फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। फिर जस्टिस सूर्यकांत जो है वो साफ साफ कहते हैं कि फिल्दी लैंग्वेजेस जो हैं वो टैलेंट नहीं है और एक क्लियर लाइन होनी चाहिए ह्यूमर और वल्गैरिटी के बीच में। दूसरी बात, अगला की टेकअवे है कि इंडिया वर्सेस वेस्ट का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इंडिया का जो मॉरल ढांचा है वो वेस्ट के ढांचे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वहां पे शायद इन जोक्स को आप हंसी मजाक में उड़ा सकते हो, आपके ऊपर केस नहीं होगा। साफ साफ ये कहते हैं कि जैसे यूएस का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो आपको अलाउ करता है कि आप फ्लैग को बर्न कर सकते हो,
बट यहां पे इंडिया में इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा, कॉमेडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनका एक फाइन लाइन हो कंटेंट क्रिएट करने में, ह्यूमर में, क्रिएटिविटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बिकॉज विद द ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आप अगर कॉमेडी कर रहे हैं तो बोला आप डिसेंसी के दायरे में रहिए, आप मोरालिटी के दायरे में रहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि एंटरटेनमेंट क्रैश नहीं होना चाहिए, एंटरटेनमेंट बिल्कुल बकवास नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ ये भी एक्नॉलेज किया कि जो भी कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है उसको रेगुलेट किया जाए, उसके ऊपर कंप्लीट सेंसरशिप नहीं लगाया जाए। तो आपको मुझे बताना है आर्टिकल 19(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट वर्ल्ड में जहां पे इतना आसान है इंफॉर्मेशन का एक्सेस लेना, इतना आसान है कि इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है, तो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है उस प्लेटफॉर्म का, उस इंडिविजुअल का, कि जो भी वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसमें एक फाइन लाइन हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि उस कंटेंट क्रिएटर के साथ में आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उसे बहुत सारे लोग देखते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, आपके पास में पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करें। सो दैट इज माई टेक। हाँ, रेगुलेशन होना चाहिए बट कंप्लीट सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड। सो अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।